हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होगे सभी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और छुट्टियों को भी बहुत दमदार तरीके से एंजॉय कर रहे होगे। तो बेटा अभी तक हम केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर्स जो हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो है केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर रहेगा जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को भी बेटा हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और आज इसकी फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी जो कि बहुत ही दमदार रहेगी। ठीक है, आई होप आप सभी तैयार होंगे। अपनी कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ लेकर के बैठ जाइए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और जो भी आपका डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को और बाकी की वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी जो है कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो सकें। हम हर एक बेटा बेसिक से बेसिक चीज की भी बात करते हैं, इसीलिए जो लेक्चर्स होते हैं वो मैं मानता हूं थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन उनसे आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो पूरी हो पाएगी, इसीलिए लेक्चर्स जो है बेटा थोड़े से बड़े हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि बेटा आपने अभी देखा कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम थोड़ा सा पहले एक बेसिक्स की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को, है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैटर का वह रूप जो कि बेसिकली एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है। वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। फिर हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर से क्लासिफाई कर देते हैं बेटा 2 पार्ट्स में, जिसमें हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं और कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, मिक्सचर जो है इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। आज हम इन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जिनको हम फर्दर से क्लासिफाई कर देते हैं बेटा मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। क्यों करते हैं वो भी जानेंगे और कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा। एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस या केमिकल मेथड्स एंड इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी कि वो प्योर सब्सटेंस जिसको कि फर्दर से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता और सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल मेथड से, और एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है बेटा, जिनको हम एटम्स कहते हैं। बहुत ही ज्यादा एक ही तरीके के एटम्स जुड़ करके हमारा एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं किसी एलिमेंट का, जो कि हम अपने चारों तरफ देख पाते हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम। ये जितने भी हैं कॉमन एग्जांपल हैं बेटा किसके, एलिमेंट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा करंटली जो हमारी नेचर में 118 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, 118 में से बेटा जो 92 होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि 26 जो है वो मैनमेड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन एलिमेंट्स को बेटा पढ़ें तो 118 हुए, तो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं बेटा अलग अलग ग्रुप्स में। किस आधार पर, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एलिमेंट्स डिवाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। पहला जो ग्रुप होता है एलिमेंट्स का वो उसको हम बोलते हैं बेटा मेटल्स, जिनमें ऐसे एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। नॉन मेटल्स में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है बेटा जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम देखने को मिलती हैं और टोटली डिफरेंट होती है किनसे, मेटल से। मेटलोइड्स में बेटा उन एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है नॉन मेटल जैसी होती है। यानी कि इनके अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। और इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला ही टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेटल, की मेटल है क्या। तो हम यहां पर फिजिकल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और केमिकल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बेटा फिजिकल डेफिनेशन मेटल की, वो क्या कहती है। Metals are the elements that do conduct heat and electricity and are malleable and ductile। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि हीट को भी कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में मेलेबल और डक्टाइल है। मेलेबल का मतलब होता है पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना किसी चीज को, डक्टाइल मतलब पतले पतले तारों में बदल देना। ठीक है, आप यहां पर क्लियरली देख भी पाओगे कैसे कॉपर को तारों में बदला हुआ है, यहां पर गोल्ड की बार रखी हुई है, ये हमारा सोडियम मेटल रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकेंडरी डेफिनेशन की, जो की है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। एलिमेंट्स दैट form positive ions by losing electrons are called metals। So metals are those elements which have strong tendency to lose electron। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास जो टेंडेंसी होती है, एबिलिटी यानी कि उनकी ताकत क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बन जाना। और हमें पता है जब भी कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस बनाना।
ये इनकी खासियत है। क्यों खासियत है बेटा? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट पूरी करने के लिए इनको 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इनके लिए असंभव है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने में विश्वास रखते हैं रेदर देन टू इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा लेने में। इसीलिए इनको और क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, इसीलिए क्या बन जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या रहेंगे? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जिंक, लेड, मरकरी। ठीक है। अल्कलाई मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स, ये क्या होते हैं बेटा? हम इससे पिछले वाले चैप्टर में हालांकि पढ़ चुके हैं, फर्दर से रिकॉल करते हैं। ऐसे मेटल्स जो कि बेटा पानी में मिलने पर क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। उन मेटल्स को क्या कहा जाता है? अल्कलाई मेटल्स। कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आई होप आपको मेटल्स के बारे में समझ में आया होगा बेटा, फिजिकल डेफिनेशन भी और केमिकल डेफिनेशन भी। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज अ नॉन मेटल? तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स की भी डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। पहले फिजिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन केमिकल डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन हमें क्या कहती है? Elements that do not conduct electricity and heat and are neither malleable and nor ductile. They are brittle. इसका मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स जो कि ना ही तो हीट को कंडक्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और ना ही मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा ही ताकत लगाने पर बिखर जाना, ठीक है, टूट जाना। ऐसे सब्सटेंसेस को ब्रिटल बोला जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सेकेंडरी यानी कि केमिकल डेफिनेशन क्या कहती है? एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये ऐसे एलिमेंट्स है बेटा जो कि क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। और एनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायंस बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है हमारा नॉन मेटल्स। अभी आपने देखा होगा मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के कंपैरिजन में बिल्कुल कैसी हैं? उलट है। वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस। ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करना। अब बात करते हैं बेटा, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है एनायन बनाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, दैट इज व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है। एग्जाम फोकस की बात कर लेते हैं। द हाइड्रोजन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शनल केस है। हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और अभी हमने पढ़ा है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? उनमें से बेटा एक एक्सेप्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय छोड़ने में ज्यादा विश्वास करता है। क्यों? वाई? इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा? छोड़ देता है। लेकिन जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, तो बेटा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ठीक है, लूज करने के। तो ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। अब बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जल्दी से। तो पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की बेटा, वो रहेगी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी बेटा जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो ये कहती है कि मेटल्स को जो है हैमर से ठोक पीट करके पतली पतली शीटों में बदला जा सकता है। जैसे कि आपने उदाहरण के रूप में घर में एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, जिसके अंदर आपकी मम्मी आपकी रोटी यानी कि खाना पैक करती है। ठीक है। मेलेबिलिटी कैन बी हैमर्ड, रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है बेटा मेटल्स की जिसकी वजह से उनको हैमर करके पतली पतली वायर में खींच करके पतली पतली वायर्स में बदला जा सकता है। जैसे आपके घर की इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो किसकी बनी होती है बेटा? मेनली कॉपर और एल्यूमिनियम की। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े। सबसे बड़ी बात है कि वो बिना टूटे बदल जाते हैं पतली पतली वायर्स में और पतली पतली शीट्स में। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या यूजेस की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का कहां पर यूज किया जाता है बेटा? ज्वेलरी बनाने में। वायर्स देखी होंगे ना गोल्ड और सिल्वर की, पतली पतली, उनको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। उनकी पतली पतली शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। साथ ही साथ आपने काजू की बर्फी खाई होगी, उसके ऊपर क्या होती है बेटा? सिल्वर की एक बहुत पतली सी लेयर को चढ़ा दिया जाता है। फॉइल फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, यानी कि उनके ऊपर वर्क कर दिया जाता है। टेम्पल्स में देखा होगा ऊपर जो है या गेट के ऊपर एक पतली सी जो होती है लेयर चढ़ा दी जाती है सोने की या चांदी की। ठीक है। एल्यूमिनियम फूड पैकिंग, मिल्क बोतल की जो कैप्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। इलेक्ट्रिकल केबल्स जो होती है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। कॉपर की बात की जाए तो बर्तन जो है कॉपर के बने होते हैं। ठीक है। रूफिंग, कुछ जगहों पर जो है कॉपर की बेटा बेसिकली छत भी बनाई होती है, जैसे मंदिरों में या दूसरी कई जगह पर आर्किटेक्चर के रूप में। ठीक है। आयरन की बात करें तो उससे बॉक्सेस बने होते हैं, बकेट्स बने होते हैं, ड्रम्स बने होते हैं, टैंक्स बने होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि उनको पतली पतली वायर्स में और शीट्स में बदला जा सकता है। अब बात आती है क्यों ऐसा क्यों होता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, मेटल
एटम्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। जब फोर्स लगाई जाती है बेटा मेटल के एटम्स के ऊपर, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं और रीअरेंज हो जाते हैं बिना टूटे, ठीक है। इसीलिए वो जो है मेटल्स जो है पतली पतली शीटों में बदले जा सकते हैं और वायर्स में भी बदले जा सकते हैं बिना टूटे हुए। एग्जाम फोकस की अगर बात करें, कॉपर इज स्टैंडर्ड फॉर वायरिंग। कॉपर का इस्तेमाल करते हैं हम वायरिंग के लिए, जबकि सिल्वर और बेस्ट कंडक्टर होता ही है। बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन फिर भी कॉपर का और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये चीप होती है बेटा, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम लें, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड को, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को लेकर के हम एक इतनी लंबी वायर जो है क्रिएट कर सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको पता चली होगी कि कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है गोल्ड की, डक्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस, डेंसिटी एंड सोनोरिटी, ये 3 प्रॉपर्टी है। हार्डनेस और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हार्डनेस यानी कि मजबूती, डेंसिटी का मतलब होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बेटा कि कोई चीज कितनी हल्की या भारी है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो भारी होती है ऑब्जेक्ट, और जिसकी डेंसिटी कम वो हल्की होती है। हार्डनेस और डेंसिटी की बात करी जाए तो बेटा जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, हैवी होते हैं। दैट मींस इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर बात की जाए आयरन की डेंसिटी, तो लगभग कितनी होती है बेटा? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम एक क्यूब ले ले 1 सेंटीमीटर की, जिसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ जो है बेटा वो कितनी होंगी? 1 सेंटीमीटर की। अगर हम एक ऐसी क्यूब ले ले तो उसके अंदर कितना आयरन आ सकता है? लगभग 7.8 ग्राम। लेकिन अगर उसी क्यूब के अंदर अगर हम पानी डालें तो बेटा कितना आएगा? ओनली 1 ग्राम, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आयरन की डेंसिटी कितनी है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमें पता क्या चलता है? लोहा जो है लगभग 7.8 गुना भारी है किससे? पानी से, ठीक है। साइंस, वाई। अब आपके दिमाग में भी तो क्वेश्चन आता होगा कि क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना बेटा मेटल्स में, वो पैक्ड होते हैं क्लोजली। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत तगड़ी होती है, जिसके कारण जो एटम्स बिल्कुल पास पास होते हैं। इसी वजह से बहुत कम वॉल्यूम में जो मास, यानी कि बहुत कम जगह पर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स जो होते हैं होल्ड करते हैं पॉजिटिव आयंस को इन रिजिड लैटिस, यानी कि एक रिजिड स्ट्रक्चर में उनको बहुत तेजी से या मजबूती से पकड़े रखते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन भी है कुछ केमिस्ट्री में, वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम जो है बेटा हमारे ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है पानी से कम होती है, लगभग 0.9 और 0.62 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी डेंसिटी होती है दोनों की ही। अब आप देखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है, इसीलिए ये पानी के ऊपर क्या करते हैं बेटा? फ्लोट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं? क्योंकि बेटा उनकी डेंसिटी जो है पानी से कम होती है, और जिस भी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी। लेकिन आयरन क्यों नहीं तैरता? क्योंकि वो लगभग पानी से 7.8 गुना भारी है, इसीलिए वो नीचे चला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई गई। सोनोरिटी होता है बेटा जब हम मेटल्स को हार्डली प्रेस करते हैं या उसको हिट करते हैं। तो प्रेस या हिट करने पर, यानी कि उसको जोर से मारने पर क्या करते हैं? वो आवाज करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा? सोनोरस या सोनोरिटी। मेटल्स प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक या हिट। यूज्ड इन बेल, इसीलिए मेटल्स को किस लिए यूज किया जाता है? बेल्स बनाने में एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में। अब वापस से क्यों? जब हम स्टक करते हैं या हिट करते हैं बेटा मेटल्स को, तो उनके एटम्स जो होते हैं वाइब्रेट करने लगते हैं, और यही वाइब्रेशन सराउंडिंग में फैल जाती है एज अ साउंड एनर्जी या साउंड वाइब्रेशन, जो कि हमारे कानों में आने के बाद हमें सुनाई पड़ती है। तो वाइब्रेशन क्या होती है बेटा? बेसिकली एक तरीके की साउंड एनर्जी। एग्जाम फोकस, यानी कि कुछ सवाल जो कि हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। दी सॉफ्ट एंड लाइट एक्सेप्शन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं हैवी होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम पानी से हल्के होते हैं। ऐसे ही लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ऐसे ही हमारे एक और लिथियम जो है मेटल सबसे लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है। ये भी पानी पर क्या करता है? लाइट एंड सॉफ्ट इनफ टू कट विद अ नाइफ, ठीक है। इनको हम आसानी से चक्कू की मदद से काट भी सकते हैं, और ये तीनों के तीनों मेटल जो है पानी पे फ्लोट भी करते हैं। क्यों? पानी से हल्के होते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रही वो रही हमारी बेटा लस्टर, यानी कि चमक। आपने देखा होगा गोल्ड जो है, सिल्वर जो है, कॉपर जो है, वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बेटा मेटल्स की। अब क्यों, उसके पीछे रीजन भी आना चाहिए ना कि वाई ऐसा इनमें क्या होता है कि ये ऐसे चमकते हैं। तो जब बेटा लाइट पड़ती है ना मेटल्स के ऊपर, तो जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस पे, जो यहां पर सरफेस पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ये क्या करते हैं? इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करके वापस से री एमिट करते हैं, छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हमें चमकदार लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? कुछ
टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि एक ऑक्साइड लेयर जब बन जाती है ना मेटल के सरफेस पे, तो ये चमक जो होती है उनकी बेटा खो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड लेयर जो होती है, इसके बनने के कारण अब मेटल जो है वो चमकदार नहीं रहते। उनको वापस से चमकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उनको साफ करना पड़ेगा इस ऑक्साइड लेयर को, या सैंड पेपर से उसको घिसना पड़ेगा, जिससे कि ये ऑक्साइड लेयर जो है वो हट जाए। क्योंकि ऑक्साइड लेयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके जो नंबर वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती हुई फैल जाती है इन्वायरमेंट में, इसीलिए हमें मेटल जो है वो चमकता हुआ नजर नहीं आता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी बेटा वो रहेगी कंडक्टिंग हीट। ठीक है, यानी कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं बेटा हीट के, यानी कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाते हैं। अब ऐसा वो क्यों कर पाते हैं, उसके पीछे की साइंस को समझ लेते हैं। दिस साइंस व्हाई 5 स्टेप का मैकेनिज्म होता है बेटा। पहली स्टेप, जो हीट होती है वो मेटल के एटम्स को क्या कर देती है बेटा, वाइब्रेट करना शुरू करती है और तेजी से। जब हम हीट करेंगे किसी मेटल को, तो उसके एटम्स जो है बेटा तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ऐसा होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन एटम्स में या उस पर्टिकुलर मेटल बार में या वायर में, जैसे ये वायर हमने ली हुई है, ठीक है, जैसे हमने यहां पर हीट किया तो यहां के एटम्स जो है बेटा वो ज्यादा और तेजी से वाइब्रेट होना शुरू होंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस पर पूरी की पूरी हमारी रोड के अंदर, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली फ्री है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को गेन करेंगे, इस हीट एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और खुद क्या हो जाएंगे, एनर्जेटिक। द एनर्जी ट्रांसफर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही हीट एनर्जी जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स तक ट्रांसफर हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको एनर्जी मिल गई उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, मूव रैपिडली थ्रू द मेटल। और यही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी से पूरी रोड में मूव करेंगे। अब ऐसा करते हुए दे कोलाइड विद अदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड हिंस ट्रांसफरिंग द एनर्जी। ऐसा करते हुए जो बाकी के एटम्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे पर्टिकुलर इस पूरी की पूरी रोड में, उनके साथ टकराएंगे और क्या करेंगे, उस एनर्जी को उनको ट्रांसफर कर देंगे। देन अब हम क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, हीट एनर्जी ट्रांसफर की। ठीक है, तो ऐसा करते करते क्या होगा, जो हीट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम दी हॉट एंड टू दी पर्टिकुलर कोल्ड एंड। इसीलिए हमें यहां पर क्या किया था बेटा, मोम की सहायता से किसको चिपकाया हुआ था, आयरन नेल्स को। अब थोड़े ही देर में जो यहाँ की आयरन नेल है वो गिरने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मोम जो है पिघलने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का एंड भी जो है वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने से मोम पिघलेगा तो आयरन नेल नीचे गिर जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर हीट का कौन होता है बेटा, सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम फोकस क्वेश्चन की। तो जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, दैट इज कॉल्ड सिल्वर, एंड सबसे वर्स्ट कंडक्टर जो होता है मर्क्यूरी एंड लेड हमारा। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। तो हीट को कंडक्ट कर पाया मेटल किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन फॉर कंडक्टिंग हीट। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट बेटा रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी वो रहेगी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी। यहां पर भी क्या हमारा रीजन रहेगा बेटा, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। चलो पढ़ लेते हैं। एबिलिटी टू अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो विद वेरी लो रेसिस्टेंस, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पर यूज किया जाता है बेटा, इसीलिए मेटल वायर्स को जैसे कि कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, इनका इस्तेमाल किया जाता है घरों में इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही में एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के घर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइंस की। वाई, अभी मैंने आपको बताया साइंस, रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम डीलोकलाइज्ड यानी कि अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपनी वैलेंस शेल्स को छोड़ करके पूरे के पूरे मेटल में घूमते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है मेटल वायर्स पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेटा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करने लग जाते हैं। When a potential difference is applied, these free electron drift toward the positive terminal of the battery and hence, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं, और हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में कि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करेंगे तो इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा कि उस वायर से करंट बह रहा है। किसकी वजह से बहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, देन उसके बाद कॉपर, देन गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। लेकिन हम सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इसीलिए हम कॉपर या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने में। तो ये थी बेटा हमारी जो है कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बाकी क्या प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी मेटल्स की, वो रहेगी स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले स्टेट की बात करेंगे। ऑलमोस्ट जो हमारे सारे के सारे मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या रहते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम आयरन की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, सोडियम, पोटेशियम की बात करें, ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का, वो जनरली हाई होता है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों, साइंस। एक आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स रिक्वायर मैसिव अमाउंट्स ऑफ थर्मल एनर्जी टू ब्रेक अपार्ट। जो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं ना, वो उनको तोड़ने के लिए या कम करने के लिए हाई हीट एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। दैट इज व्हाई, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेटल्स की बात की जाए तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं केमिस्ट्री में बेटा वो भरे पड़े हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? लिक्विड मेटल, ठीक है। एक मेटल ऐसा भी होता है बेटा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और वो आप सभी ने कहां पर देखा है? डॉक्टर के पास जब आप बुखार का टेस्ट कराने के लिए जाते हो तो वो जाते ही आपके माउथ के अंदर एक थर्मोमीटर को प्लेस कर देता है। उसके अंदर बेटा एक मेटल भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी बेटा एक ऐसा मेटल है जो कि हमें रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में देखने को मिलता है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अगर हम बात करें मर्क्यूरी की बेटा मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन माइनस के 38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड स्टेट पे मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आते ही मर्क्यूरी जो है बेटा वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम अगर आइस की बात करते हैं तो बेटा आइस का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें आइस भी देखने को मिलता है, पानी, और लिक्विड स्टेट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। किसकी वजह से? मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मेटल्स की जो कि वैसे तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आते ही, जैसे आप अपने हाथ में उनको पकड़ोगे तो आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं। कौन कौन से मेटल है बेटा? गैलियम और सीजियम। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आप उसको अपने हाथ में रखोगे तो आपके हाथ से ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो अचीव कर जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस, और वो किस में बदल जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में। ऐसे ही सीजियम बेटा 28 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और आपके हाथ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। रीजन? वीक बॉन्डिंग एटम्स के बीच में। अब बात करते हैं लो मेल्टिंग अल्कलाई, ठीक है। जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना बेटा, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी लो होता है। साथ ही साथ में ये सॉलिड तो होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, यानी कि सोडियम और पोटेशियम को हम किससे काट सकते हैं? नाइफ की मदद से इजीली काट सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक्सेप्शन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये हमारा जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो जल्दी से देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सी है। तो पहली अब की बार हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली स्टेट्स एंड उनके एग्जांपल। तो नॉन मेटल जो होते हैं ना बेटा, कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू वाइडली वेरिंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों ही स्टेट्स में हमें पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, क्योंकि जो पार्टिकल्स यानी कि एटम्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है उसके कारण। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो लगभग 10 होते हैं, ठीक है। लिक्विड जो होता है 1 होता है, और गैसेस जो होती हैं वो लगभग 11 होती हैं। और ये सारे के सारे एग्जांपल्स है बेटा नॉन मेटल्स के। तो सॉलिड की बात कर लेते हैं बेटा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयोडीन, बोरॉन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के जो कि हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। अब एक ऐसे एग्जांपल की बात करेंगे जो कि नॉन मेटल होगा लेकिन लिक्विड स्टेट में हमें पाया जाएगा, कहां पर? रूम टेम्परेचर पर। दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन। कैसे कलर का होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाता है मेटल कौन सा है, तो मर्क्यूरी। अगर नॉन मेटल पूछा जाता है तो ब्रोमीन, ठीक है। तो ये 2 मेटल और नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो गए जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। थर्ड जो हमारा है गैसेस,
ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो कॉमन एग्जांपल है जो कि आपको याद है ही, ठीक है। साथ में क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा 11 गैसेस के जो कि प्योरली क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और किस अवस्था में हमें पाए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर गैस की अवस्था में, यानी कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनका पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे कि अगर बात की जाए बेटा सल्फर का कैसा कलर होता है, येलो। फॉस्फोरस का कैसा होता है, व्हाइट एंड रेड। क्लोरीन जबकि कैसी होती है, येलो ग्रीन गैस होती है। आयोडीन जो होती है बेटा ग्रे ब्लैक सॉलिड विद वॉयलेट वेपर, ठीक है। अभी हम और आगे जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वहां पर भी जो है आयोडीन का एक अच्छा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी बेटा वो रहेगी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में ब्रिटल, सॉफ्ट एंड लाइट। तो पहले बात करेंगे ब्रिटल का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा मेटल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, यानी कि उन पर अगर हम फोर्स लगाए तो वो टूटते नहीं है आसानी से। जबकि ब्रिटल एक ऐसा सॉलिड पदार्थ होता है बेटा जिसपे थोड़ी सी फोर्स लगाने से ही वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है टूट करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ब्रिटल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल जो होते हैं बेटा ब्रिटल होते हैं, ना ही तो ये मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम नॉन मेटल्स पर फोर्स लगा करके उनको पतली पतली चादर यानी कि शीट्स में नहीं बदल सकते, ना ही उनको पतले पतले वायर्स में बदल सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बाजार में कार्बन के यानी कि कोयले के पतले पतले तार मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल सकते। थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं कोयले पे, टूट करके गिर जाता है। सल्फर जो होता है जैसे चौक होता है ना हमारा, वैसा देखने को मिलता है, जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाया टूट करके चूरा चूरा होकर के बिखर जाता है। दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज जो एटम्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो हेल्ड होते हैं बेटा फिक्स्ड पोजीशन पर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। When force is applied, bond snaps rather than bend. Bond snap हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं बैंड होने की बजाय। जो ये बोन्स है ना बेटा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मेटल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड थे वो क्या होते हैं, मेटल्स के एटम्स स्लाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटता नहीं है। स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, लेकिन जो पूरा का पूरा हमारा सब्सटेंस है वो टूट करके बिखरता नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के केसेस में ये बॉन्ड जो होते हैं बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये टूट करके इनके बीच में जो होता है बॉन्ड ये बिखर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फर जो है टूट करके किसमें बदल जाता है, सल्फर पाउडर में। ऐसे ही अगर हम बात करें सॉफ्टनेस, लो डेंसिटी और नॉन सोनरस। सॉफ्टनेस मेनली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी, डेंसिटी की बात की जाए इन कंपैरिजन टू मेटल्स बेटा, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। सोनोरस की बात की जाए तो इनको ठोकने पर बेटा किसी भी तरीके की साउंड नहीं आती, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन सोनोरस, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल जो होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उतने ब्रिटल नहीं होते हैं। दैट मींस दे आर नॉट रिजिड, दे आर ब्रिटल, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। लेकिन कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड के रूप में कार्बन जो होता है वो बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहले ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस था नेचर में पाए जाने वाला। क्यों, क्योंकि एक कार्बन एटम के साथ बेटा 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन ऑल द डायरेक्शन विद नो प्लेन्स फॉर स्लीपेज, ठीक है। तो डायमंड जो होता है इन द डायमंड बेसिकली क्या है, कार्बन का ये ग्रुप है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल का ही एग्जांपल रहता है। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की, डल इंसुलेटर्स। ये कैसे होते हैं, डल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि दैट मींस दे आर नॉट शाइनी, ये शाइनी नहीं होते। कार्बन देखा होगा आपने, फिर से कोयला कैसा होता है बेटा, शाइनी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कोयले के अंदर अगर हम देखें तो पार्टिकल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एमिट नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन कि नॉन मेटल्स जो है वो लाइट को नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं प्रॉपर, ठीक है, इसीलिए वो शाइनी नहीं होते। मेटल्स ऐसा कर पाते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को नहीं मिलते, इसी वजह से वो शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर इंसुलेटर, दैट मींस दे आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब पहले एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। पुअर कंडक्टर दैट मींस दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है क्वेश्चन व्हाई।
नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स में बेटा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर परमानेंटली लॉक्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप यहाँ पर देखोगे एक सल्फर के साथ जो है दूसरा सल्फर जो है वो बॉन्ड बनाए हुए है। यहाँ पर इन्होंने क्या की हुई, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है, जिसकी वजह से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, जो कि बेसिकली क्या कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाए। नॉन लस्टरस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं ऑन द सरफेस टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट द लाइट। इनकमिंग लाइट इज एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड इरेगुलरली, यानी कि इरेगुलरली बेसिकली वो लाइट को क्या कर देता है, चारों दिशाओं में फैला देता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता लाइट रेज को, दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो शाइनी नहीं होते। यहाँ पर आप देखोगे एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है ग्रेफाइट, ठीक है, उसके साइड में एक्सेप्शन लिखा हुआ है। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, कार्बन का ही एक ऐसा रूप होता है जिसमें एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 सराउंडिंग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसी वजह से बेटा कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, जो आपके पेंसिल के सिक्के होते हैं ना बेटा, जो लेड होता है पेंसिल का आगे का सिक्का, वो किसका बना होता है बेटा, ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो graphite in the form of carbon in the form of graphite conduct electricity. Each carbon atom is bonded only to 3 other carbon atom. That is why fourth electron is free, जो कि बेसिकली मूव करता है, ठीक है। आयोडीन शाइन, अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, यानी कि दे आर नॉट शाइनिंग। बट आयोडीन जो होता है बेटा, जो आयोडीन होता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है। आयोडीन इज द ओनली लस्टरस नॉन मेटल, इट्स यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स लाइट ब्यूटीफुली। जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। आई होप आपको यहाँ पर एक्सेप्शंस के बारे में पता चल गया होगा बेटा। कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, जबकि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट कर पाता है। जबकि अगर हम बात करें आयोडीन की, तो सारे के सारे नॉन मेटल्स नॉन शाइनी होते हैं। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है। आई होप आपको बेटा जो है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की पता चल गई होगी। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा एक्सेप्शनल केसेस। तो आपको एक्सेप्शनल जितने भी केसेस हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ के साथ जो भी आपके माइंड में डाउट आता है मैं उसको पूरा का पूरा सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो बेटा जो नेक्स्ट एंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाई केमिस्ट्री इज यूनिक। तो बेटा हम एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख करके। क्यों, अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा बहुत सारे आपने एक्सेप्शन देखे कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल आयोडीन वो भी शाइनी था। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख करके हम एलिमेंट्स का बंटवारा करने लग जाते तो बहुत सारे जो है बेटा फेक बहुत सारे फॉल्स एलिमेंट्स जो है अलग अलग ग्रुप्स में चले जाते। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेक करते हैं किनकी, एलिमेंट्स की, कि वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। उसको देख करके हम पता लगाते हैं कि जो एलिमेंट है ये मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या मेटल होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन इज कंप्लीटली इनसफिशिएंट बिकॉज देयर आर टू मेनी ओवरलैपिंग एक्सेप्शन, जैसे कि मरकरी था, डायमंड था, ग्रेफाइट था, आयोडीन था, ठीक है, और अल्कलाइज मेटल्स थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट कैन नॉट रिलाई प्योरली ऑन साइट, टच, हीट टू क्लासिफाई एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को क्लासिफाई कि वो मेटल होगा, नॉन मेटल या मेटल, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सिर्फ और सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते। वी मस्ट यूज केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ एलिमेंट रिएक्ट, गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से वो गेन करते हैं और लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, टू एस्टैब्लिश अ ट्रू अनचेंजिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम अब आगे जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ेंगे। आई होप तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा शुरू करने जा रहे हैं।